यस, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज। एक हमने टॉपिक पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कैन समवन टेल मी डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे? जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो 2 डॉक्यूमेंट्स है वैसे, अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिखे थे वो कौन कौन से? वन चाइल्ड ओनली। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी 2 3 4 गुड 5 6। सिमरन बताना बेटा। सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यस, वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर दिया, जिसमें से जो 2 थे, एक था एमओए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमओए बोल देते होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमने पढ़ना है, टॉपिक हमारा यही है आज का, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल। जब भी आपको कंपैरेटिव फॉर्म में कुछ पूछा जाए बिजनेस स्टडीज में, तो आपने एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लाइक अभी जो आपसे पूछा गया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। So here MOA, here AOA, here basis of difference. Basis of difference means heading, जिसके बेसिस पे हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे। अदरवाइज टीचर विल नॉट बी एबल टू नो कि आप किस बेस पे कर रहे हो, और जब आपके पास कोई पॉइंट होगा तो आप फिर उसी पॉइंट पे कॉमन रहोगे भी। इस पॉइंट के बेस के ऊपर ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। एमओए में इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म्ड। It defines the objective for which the company is formed. एक बात याद रखना, जो MOA है that is comparatively an important document as compared to AOA. Importance की अगर हम बात करें, MOA की ज्यादा importance है because it is primary document. जो AOA है ये secondary document है, और जो MOA है ये कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, कंपनी ने अचीव क्या करना है। मींस के बिना एमओए के कंपनी कांट बी स्टार्टेड, बट बिना एओए के कंपनी कैन बी स्टार्टेड एंड कैन बी रन आल्सो, बिकॉज एओए की जो कह सकते हैं रिप्लेसमेंट है, दैट इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 जो डिस्कस किया था हमने। केतन, जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट कर दो। यस सर, आपने बोला कि जो एओए है वो उसकी रिप्लेसमेंट आर्टिकल्स उसमें कंपनीज एक्ट में दी हुई है। कंगी होगी तेरी बालों में, कंगी अच्छे से हो रही है बालों में। वो जरूरी है कि मेरे को सुनना जरूरी है। जो एमओए है वो मेन डॉक्यूमेंट है बिजनेस का, कंपनी का। जो एओए है वो इतना मेन नहीं है, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। द कंपनी कैन हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द कंपनी मे नॉट हैव इट। कंपनी इसके बिना भी चला सकती है, लेकिन कंपनी इसके बिना चलाए अगर, तो कंपनी को बताना पड़ता है कि हमारा एओए नहीं है, विच मीन्स कि जो प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट में सारी वो हम पे अप्लाई हो रही हैं। मीन्स जो गवर्नमेंट ने बना दी प्रोविजंस, जो रूल्स रेगुलेशन बना दी हैं वो एओए के, उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट में है। तो कंपनी सीधी कह सकती है कि जी हमारा एओए नहीं है, वी आर अडॉप्टिंग टेबल ए बोलते हैं उसको, टेबल ए ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। तो चेक कर लेना टेबल ए है कि एफ है। अब मेरे को लगता है एफ हो गया उसका नेम, शायद टेबल एफ लिख लो, शायद जो न्यू वाला है वो टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई तो उस केस में कंपनी को एओए बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए एमओए बनाना इट्स वेरी कंपल्सरी, बिकॉज एमओए जो है हर एक कंपनी का डिफरेंट होता है, लेकिन एओए कंपनीज का सेम हो सकता है। सेम कैसे? व्हेन द कंपनी अडॉप्ट्स टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 13। भाई जो स्कोप है वो एमओए का ज्यादा है, बिकॉज ये मेन डॉक्यूमेंट है। जो एओए है उसका स्कोप कम है। लिखिए एमओए में इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच अ कंपनी इज फॉर्म्ड, बस ये लिखा है। एओए में
It defines the rules of internal management of a company. Rules of internal management of a company. Means इंटरनल मैनेजमेंट की अपने इंटरनली हमने कैसे मैनेज करना है बिजनेस को, ये हमारी अपनी मर्जी, हम जैसे मर्जी हम मैनेज करें, लेकिन वो लिखनी पड़ती है चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर हम ना बनाए देन द कंपनी हैज टू अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 13। जो एमओए है यही बताता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, जो एओए है ये बताता है हाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। जो व्हाट है इट इज टोल्ड बाय एमओए, बट हाउ दोज ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड it is mentioned in article of association. That is why we say that it defines the internal rules for management of the company. Second point जो है पोजीशन में हमने ये बताना है कि मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है और सब्सिडरी डॉक्यूमेंट कौन सा है। मेन कौन सा है? एमओए लिखिए एमओए। Yes, it is the main document of a company and it is the main document of company and is subordinate to the Companies Act 2013 and is subordinate to Companies Act 2013. AOA, it is a subsidiary document. It is a subsidiary document and is subordinate to both MOA and Companies Act 2013. इसका मतलब ये हुआ कि जो एमओए है ये बनता है कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13। फाइन, जो कंपनीज एक्ट है ये स्कोप जो है ये डिसाइड करता है एमओए का, वेयर एज द स्कोप ऑफ एओए इज डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट एंड एमओए बोथ। दोनों के हिसाब से एओए जो है दोनों के हिसाब से बनता है, दैट इज इट इज सबऑर्डिनेट टू दिस। थर्ड पॉइंट इज रिलेशनशिप। MOA, it governs the external relationship. It governs the external relationship between company and outsiders. AOA, it governs the internal relationship between company and its members. Company and its members. Next point is necessity. Necessity, किसको बनाना जो है वो कंपनी के लिए कंपल्सरी है? Which document is necessary? MOA. Yes, लिखिए it is necessary for every company to file MOA. It is necessary for every company to file MOA. AOA में लिखिए it is not compulsory for a company to file MOA. It is not compulsory for a company to file AOA. इसके साथ फिर आपको AOA वाले केस में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, मैं बता चुका हूँ पहले। अभी it have to adopt table F. Yes. साथ में लिखना पड़ेगा it may adopt table F of Companies Act 2013. Good, वेतन। जो आपने लिखा है ना it is not compulsory to file AOA, साथ में ये लिखना पड़ेगा it may adopt table F of Companies Act 2013. Next point is
पॉइंट नंबर 5, अल्ट्रेशंस। अल्ट्रेशन मतलब alteration means no one knows meaning of alteration। ये कैसे पॉसिबल? जो सोच रहे हो वही है, जो सोच रहे थे वो वही है। जब अपने हम टॉप वगैरह अल्टर करवाने जाते हैं या जीन्स वगैरह अल्टर, वही होता है अल्ट्रेशन। बस मीनिंग बिजनेस स्टडीज में लेके आना है हमने। अल्ट्रेशन मीन्स चेंज करना, मॉडिफाई करना, उसको मॉडिफिकेशन। देखिए, अल्ट्रेशन ऑफ MOA इज वेरी डिफिकल्ट। Alteration of MOA is very difficult. AOA, it is not difficult to alter AOA. And last point is validity. Validity. MOA will keep X done beyond the memorandum. X done beyond the memorandum means MOA are not legally binding on the company. Are not legally binding on the company. AOA में लिखिए X done beyond AOA beyond AOA can be ratified RATIFIED, ratified by the members, provided that they should not violate the MOA, provided that they should not violate the MOA। जो MOA है, इसके बाहर जाके जो कंपनी है वो कोई काम नहीं कर सकती। ये कंपनी का स्कोप है, ये कंपनी का, ये डॉक्यूमेंट कंपनी का स्कोप बता रहा है, मीन जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। वेयर एज AOA जो है, इसके बाहर अगर कंपनी चली भी जाए इसके स्कोप से बाहर, तो इसको हम रेटिफाई करना मतलब इसको हम जो है वो मेंबर्स रेजोल्यूशन पास कर कह सकते हैं कि जो हो गया ठीक, कोई बात नहीं, बट प्रोवाइडेड दैट कि वो MOA के स्कोप से बाहर ना हो, AOA के स्कोप से बाहर हो, MOA के स्कोप के अंदर हो, तो मेंबर्स कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं। प्रोवाइडेड दैट एनी एक्ट इफ इट इज डन बियॉन्ड AOA शुड नॉट बी बियॉन्ड MOA। जो MOA है वो चार्टर है कंपनी का, वो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है, वो कंपनी की पावर्स, कंपनी की ऑब्जेक्टिव, कंपनी की लायबिलिटी, वो सारा कुछ कंपनी का बता रहा है। इसके बाहर, इसके स्कोप के बाहर कंपनी नहीं जा सकती, इट इज लिमिटेड टू दैट ओनली। बट जो AOA है इसके बाहर कंपनी जा सकती है, ये इंटरनल मैनेजमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी है जो मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चेंज करके किस कहीं और जगह ले जाए, तो कंपनी की अपनी मर्जी है, कुछ भी कर सकती है, बट उससे MOA को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, MOA को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर सपोज कंपनी जो है वो से बनी हुई है कि मैंने से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है मान लेते हैं, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के होते हैं पहले डॉक्यूमेंट में MOA में लिखे जाते हैं, कंपनी उससे बाहर नहीं जा सकती, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना है या उसमें कुछ ऐड करना है कंपनी ने, देन इट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ MOA। एंड अल्टरेशन MOA में तो पढ़ लिया होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। AOA में इंटरनली हम कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो अपने हाथ, अपनी मर्जी है ना। जैसे जो गाइडलाइन CBSE की साइट से आ रही हैं वो हमारी MOA है, हम कह सकते हैं वो MOA है। जो सिलेबस आ रहा है CBSE का वो MOA है। जो गाइडलाइंस आ रही है, इतने मार्क्स पेपर सेट करना है, इतने मार्क्स प्रैक्टिकल देना है, वो सारा MOA है। और इतने आपको पुराने सब्जेक्ट के पीरियड चाहिए, वो हमारा MOA है कंपनी का, CBSE का। लेकिन जो इंटरनल मैनेजमेंट है कि हमने कितने बजे स्कूल खोलना है, आधा घंटा पहले खोलना है कि बाद में खोलना है, कितने बजे बंद करना है, कितने पीरियड आपके लगानी है, ड्यूरेशन क्या है पीरियड की, टाइम टेबल क्या बनना है, वो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट है।
वो AOA है हमारा, वो हम पे डिपेंड करता है हम कैसे कर रहे हैं। बट जो भी हम कर रहे हैं वी कांट गो बियॉन्ड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ CBSE, बिकॉज CBSE MOA हमारा बन गया। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है? जो स्कोप CBSE ने सेट कर दिया वो हमारा MOA बन गया। हम कैसे मैनेज कर रहे हैं स्कूल में अपने आप को? कल को हम 12th क्लास का रूम नंबर चेंज करके कहीं और रूम नंबर में ले जाएं, वो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट है, हमें रोक नहीं सकता कोई ऐसे करने से। AOA है ना? एग्जाम्पल होपफुली आपको समझ आ रही है। ठीक, जो CBSE ने दिया वो हमारा MOA है, सिलेबस के बाहर हम जाके नहीं पढ़ा सकते। ठीक, अगर CBSE कह रही है कि आपका बिजनेस का पेपर 80 मार्क्स का होगा तो 80 मार्क्स के होगा। वी कांट कंडक्ट दैट ऑफ 70 मार्क्स कि नहीं जी हम 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ले लेंगे और 70 के पेपर ले लेंगे। CBSE ने कहा 80 का तो 80 का ही होगा। उसमें सिलेबस कौन सा डालना है, इस टर्म में कौन सा सिलेबस डालना है वो हमारी मर्जी है। चैप्टर ये नहीं डालना कि ये डालना है, वो हमारा इंटरनल है, दैट इज AOA। समझ आ रही बात? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्लॉजेस ऑफ MOA। क्लॉजेस, क्लॉजेस ऑफ MOA। फर्स्ट इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज ये हमने एक बारी पहले भी ये पढ़ा हुआ है। नेम क्लॉज एज अ क्लॉज तो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन हमने एक जगह पढ़ा था प्रमोटर्स जो है वो उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, या स्टेजेस ऑफ प्रमोशन क्या क्या हैं। फॉर्मेशन की स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज थी प्रमोशन की। प्रमोशन में एक पॉइंट था नेम अप्रूवल, आपको याद हो नेम अप्रूवल। तो नेम क्लॉज में कंपनी की नेम क्लॉज में कंपनी का नेम लिखा होता है, वहां पे कंपनी का ये वाला नेम है, और प्रोवाइडेड दैट कि वो वाला नेम जो है हम उस दिन बात कर रहे थे किसी और कंपनी के नेम से मिलता जुलता ना हो। इट शुड नॉट मैच विद द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द इंडस्ट्री। समझ आ रही है बात, है ना? अगर ऐसा होगा तो फिर वो नेम जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा, है ना? किसी भी फॉर्म का नाम जो है वो हमारा एक एम्बलम एंड नेम्स एक्ट, एम्बलम नेशनल एम्बलम्स होते हैं, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट एक बना हुआ है 1950 का। कोई भी जो नेम है कंपनी का दैट शुड नॉट गो अगेंस्ट दैट एक्ट। जो कुछ लिखा हुआ है एक्ट में, बस आप ये लिखना, वहां पे आपके काम की बात यही है कि नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट गो अगेंस्ट द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। जो वहां प्रोविजंस हैं वो वहां अप्लाई होनी चाहिए। और कंपनी के नेम में कहीं भी वर्ड्स फादर ऑफ नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, इंडियन नेशनल फ्लैग्स, ये नेम नहीं आ सकते। यही लिखा हुआ है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट में। यूनेस्को का नेम हो गया, यूनिसेफ का नेम हो गया, फादर ऑफ नेशन हो गया, देन इंडियन नेशनल फ्लैग की वहां नेम्स में ये चीजें नहीं आ सकती कंपनी के नेम में, राइट? दिस इज नेम क्लॉज। और जो कंपनी का पर्पस है कंपनी के नेम में वो क्लियर होना चाहिए, या ये कहें कि कंपनी का नेम जो है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, पर्पस कुछ और हो और कंपनी का नेम कुछ और ही वहां कर रहा हो। सपोज एक कंपनी है शूज की है और उस नाम रख दिया है ABC फाइनेंस, मान लेते हैं ABC फाइनेंस कंपनी, तो कंपनी के नेम से लग रहा है कि वो फाइनेंस कर रही है जबकि बिजनेस कर रही है वो शूज का। ठीक है, वो ABC रख दे वो चलेगा, ABC रख दे वो चलेगा, उसमें स्कोप आ रहा है। लेकिन वो ABC फाइनेंस वर्ड यूज कर रही है वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, बिकॉज बिजनेस का शूज का है और नेम में फाइनेंस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इस क्लॉज में जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मींस हेड ऑफिस कहाँ पे है ये मेंशन किया होता है, उसका हेड क्वार्टर का एड्रेस दिया होता है, उसके नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं, उसका मेल आईडी वगैरह सारी उसकी जो डिटेल है विद नेम ऑफ स्टेट वो दिया होता है, सो दैट कि यूजर्स के लिए ये बेनिफिशियल हो जाए, यूजफुल हो जाए कि उनको पता हो कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है। देन है
थर्ड इज ऑब्जेक्टिव क्लोज। ऑब्जेक्टिव क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज में कंपनी जो है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, मींस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव द कंपनी वांट्स टू अचीव, यहाँ पे ये लिखा होता है। सपोज कंपनी ने से मोबाइल कंपनी, हमने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमने कंपनी खोली हुई है, तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द टेलीकॉम सर्विसेज विद इन दिस स्टेट, विद इन से पंजाब, विद इन से हिमाचल, और विद इन नॉर्थ इंडिया, और विद इन फुल होल ऑफ द इंडिया। ऑब्जेक्टिव वहां लिखा होता है कंपनी किस चीज के लिए बनी हुई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज टू दिस रीजन, वहां पे लिखा होगा कि हम इस जगह पे काम करेंगे, वो है ऑब्जेक्टिव क्लोज। देन है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज, लायबिलिटी क्लोज में लिखा होता है कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। आपको पता है कंपनी की जो लायबिलिटी रहती है वो रहती है लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड भी जो होती है वो आगे दो तरह की होती है। वहां पे लिखा होगा कंपनी की लायबिलिटी जो लिमिटेड है दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही रहेगी, वहां बताना पड़ेगा कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड कैसे है। इट इज लिमिटेड बाय गारंटी और इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां पे अमाउंट होती है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू दिस अमाउंट, वहां पे अमाउंट बताई जाती है। सपोज एक शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जिसमें से वो 50,000 रुपये पहले कंपनी को दे चुका है, उसके 50,000 रुपये देने वाले पड़े हैं। आई होप आई एम क्लियर, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैंने एक कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मैं 50,000 इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे 50,000 पेंडिंग पड़े हुए हैं। इट मीन्स माई लायबिलिटी इज गारंटीड लिमिटेड टू ₹50,000 मोर। 50 मैं दे चुका हूँ, 50 ही और है। इन नो केस माई प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दैट 50,000 कैन बी क्लेम्ड। I am liable to pay only ₹50,000 बिकॉज मैंने 1 लाख के शेयर परचेज किए हुए हैं, जिसमें से मैं 50 लाख दे चुका हूँ, मैंने 50 ही और देने हैं। तो माई लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी ऑफ ₹50,000। अमाउंट वहां बतानी पड़ती है। एंड व्हेन इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो मेरे को वहां नंबर ऑफ शेयर्स बताने पड़ते हैं कि माई लायबिलिटी इज गारंटीड टू दीज मैनी शेयर्स। बात एक ही है कि वहां पे जो लायबिलिटी रहेगी वो गारंटेड बाय लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी या लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी। गारंटी में हमें अमाउंट बतानी पड़ती है और शेयर्स में हमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बतानी पड़ती है। ठीक, एंड नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज क्या होती है? इसमें जो कंपनी है वो अपनी शेयर कैपिटल, जिसे हम सोल ट्रेड में कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप में कैपिटल बोलते हैं, आपको पता है उससे हम कंपनीज में शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी यहाँ बताती है कि इसकी जो शेयर कैपिटल कितनी है, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है। भाई अब जितनी कैपिटल कंपनी ने वहां पे इस क्लोज में, एमओए क्लोज में लिख दी, कंपनी उससे ज्यादा कैपिटल अपनी लाइफ में नहीं अरेंज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर करनी होगी देन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। हमें बड़ा डिफरेंस में अभी बड़ा है कि जो अल्ट्रेशन है वो एमओए की इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, वो कैपिटल क्लोज पहले ही ज्यादा लिखवा लेती हैं। सपोज कंपनी को जरूरत है आज, मान लेते हैं 50 करोड़ रुपए, ₹50 करोड़ आर रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, लेकिन अभी नहीं चाहिए, उसको पहले 10 करोड़ चाहिए, उसके बाद 2 साल के बाद 10 करोड़ मान लेते हैं और चाहिए। उसको पता है कि मेरा 50 करोड़ से काम चल जाएगा, लेकिन कंपनी क्या करेगी, कैपिटल क्लोज में 50 करोड़ नहीं लिखवाएगी, वो लिखवाएगी 100 करोड़, 200 करोड़ रुपया, तो जो मर्जी लिखवा ले, ज्यादा लिखवाएगी कि अगर कल को और पैसे की जरूरत पड़ी तो अरेंज कहाँ से करना है।
एमओए तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है 50 करोड़ रुपए तक। कल को परमात्मा की दया से कंपनी आगे बढ़ गई, पैसा हमें और चाहिए होगा, हम तो लगा ही नहीं पाएंगे, तो कंपनी क्या करेगी, चाहिए चाहे 50 करोड़ है, वो 100 लिखवा लेगी, वो 200 लिखवाने में क्या जाता है कि अगर कल को कंपनी जो है वो ज्यादा आगे बढ़ गई तो हमारे पास कैपिटल अरेंज करने का वे तो होगा ना। अदरवाइज अगर हमने 50 करोड़ लिखवा लिया और 5 साल के बाद हमारे 50 करोड़ अरेंज हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं, बिजनेस चल रहा है, एंड वी वांट कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, तो हमारे पास तो पैसा जो है वो है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है आगे। तो लिमिट से लेने के लिए कंपनी क्या करती है, पहले ही अमाउंट ज्यादा लिखवा लेती है, स्कोप बढ़ जाता है कंपनी का, अरेंज नहीं करेगी, पैसे लिखवा लेगी। एंड लास्ट क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज, इन दिस क्लॉज जो बिजनेस के प्रमोटर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, दे डिक्लेयर दैट दे आर एसोसिएटेड एंड दे आर रेडी टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। वो अपनी यहाँ पे डिक्लेरेशन देते हैं कि यस वी आर एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड वी आर रेडी टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ दिस कंपनी, और नीचे वो अपने साइन कर देते हैं। फाइन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इससे आपका चैप्टर नंबर 2 है जो वो आपका कंप्लीट हो गया। फाइन।